मैं हृदय शर्मा इस बुलंद हिंदी MPPSC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछले लेक्चरों से टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला देख रहे हैं, उस श्रृंखला में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, प्रश्नों को देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ से पहला प्रश्न हमारा बनता है कि हमारा जो ग्वालियर है, ग्वालियर को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था। दोस्तों, ये वर्ष 2020 में मिला था। हालांकि लेटेस्ट मिला, तो आपको ये पूछ सकते हैं, करंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्वालियर को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था, तो ये मिला था 2020 में। ठीक है, विश्व विरासत स्थल का जो दर्जा है दोस्तों, वो देता कौन है, तो ये देती है अपनी विश्व विरासत जो समिति है, वो ये दर्जा देती है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, ग्वालियर जो शहर है वो क्यों दिया होगा इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा, ये भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ जो ग्वालियर है अपने आप में जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर हो जाता है। साथ ही ये मध्य प्रदेश का एक विशाल नगर है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्यों हो जाता है इम्पोर्टेंट, आपने सोचा होगा ना ये भी क्यों हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी इमारतें हैं, ऐसे मंदिर हैं, ऐसे भवन हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ग्वालियर का जो सिंधिया का जो पैलेस है, राजभवन है वहाँ का, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ गुजरी महल है और मध्य प्रदेश के साथ ही आधुनिक समय में भी ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नगर है, बहुत बड़ा शहर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए इसे विश्व विरासत समिति ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। कब दिया है, 2020 में, ये आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी। तो भीमबेटका की जो खोज थी ये अपने BS बाकड़कर जी ने की थी। किसने, BS बाकड़कर। ये कौन थे, ये उस समय के तत्कालीन इतिहासकार थे जिन्होंने इसकी खोज की, BS बाकड़कर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, भीमबेटका भी अपने आप में एक पुरातात्विक स्थल है और वो भी विश्व विरासत स्थलों की सूची में है, जो वर्ष 2003 में, कब, वर्ष 2003 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हुआ था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, जब मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे तब इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के तीसरे प्रश्न की ओर कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या बनता है। तीसरा प्रश्न हमारा बनता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, जो मध्य प्रदेश जो बोर्ड है बाहर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का जो गठन है वो कब किया गया था। यानी मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का गठन कब किया था, तो वर्ष 2017 में इसका गठन किया गया था। कब, वर्ष 2017 में। अच्छा, ये पर्यटन जो बोर्ड है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, ये करता क्या है दोस्तों, ये पर्यटन से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं, पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ, तो ये पर्यटन गतिविधियाँ ये उनको नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है कि कहीं ना कहीं पर्यटन है जो उसको प्रोत्साहन देना, पर्यटन को प्रोत्साहन देना, ये काम करता है। ये इसकी गतिविधियों की बात कर रहे हैं अपन, पर्यटन को प्रोत्साहन देना। और क्या करता है, जो पर्यटन स्थल हैं उनकी देखरेख करना, पर्यटन स्थलों की देखरेख करना, तो इस प्रकार गतिविधियों को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड जो है करता है। आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना कि वर्ष 2016 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न पूछते हैं कि दिल्ली स्थित जो संसद भवन है, जो वर्तमान संसद भवन है दिल्ली में, उसका डिजाइन किस मंदिर के समान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक शहर है, मुख्य शहर कौन सा, मुरैना। मुरैना में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। कहते हैं कि जो संसद भवन है मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर के नक्शे पर बना है।
जो संसद भवन है वो मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर के नक्शे के समान बना हुआ है। तो 64 योगिनी जो मंदिर है इसके बारे में अपन थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि 64 योगिनी मंदिरों में कहते हैं 64 कमरे हैं। इस मंदिर में कहते हैं 64 कमरे हैं, 64 कक्ष हैं। आप इन्हें कमरे ना बोलकर कक्ष बोल दो। और इसमें वैसे तो बहुत सारे देवता हैं, लेकिन ये मुख्यतः कहते हैं शिव को समर्पित है, मुख्यतः शिव को समर्पित है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब देखते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। दोस्तों अगला प्रश्न जो बनता है वो अपना ये है कि ताजुल मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ये भी पूछते हैं आपसे कि ताजुल मस्जिद कहाँ है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कहाँ है। ये भोपाल में है। सबसे पहले यही देख लीजिए कि ताजुल मस्जिद कहाँ है। ये आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, आप याद रखना। ताजुल मस्जिद कहाँ है, तो ये भोपाल में है। अब पूछा है कि इसका निर्माण कब हुआ था। जो निर्माण वर्ष है वो है इसका वर्ष 1817। ये दोस्तों वही समय था जब भोपाल रियासत में बेगमों का शासन चल रहा था। बेगमों का शासन, जो बेगमों का शासन है इसे बोलते हैं भोपाल का स्वर्णकाल। भोपाल रियासत का स्वर्णकाल, बेगमों के शासन को भोपाल का स्वर्णकाल बोलते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी पूछते हैं आपसे कि भोपाल का स्वर्णकाल किस समयकाल को कहते हैं, तो बेगमों के शासन को कहते हैं। यहाँ हमने 3 फैक्ट देख लिए कि ताजुल मस्जिद कहाँ है, भोपाल में है, कब निर्मित हुई, बेगमों के शासन में निर्मित हुई, तो एग्जैक्टली 1817 है। और जो बेगमों का शासन काल है उसे बोलते हैं भोपाल का स्वर्णकाल। और किस बेगम ने इसकी स्थापना करवाई ताजुल मस्जिद की, तो एक शाहजहाँ बेगम हुई थी, इसने इसका निर्माण करवाया था भोपाल की ताजुल मस्जिद का। ठीक है, ये हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि जो ग्वालियर के जयविलास पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। अपन ने पहला प्रश्न इसका देखा था कि ग्वालियर को वर्ष 2020 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। क्यों कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे, कुछ भवन थे, कुछ किले थे, उनके कारण तो कुछ विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो उनमें एक महत्वपूर्ण स्थल ये भी आता है कि जयविलास पैलेस है वहाँ पे। अब अपने मुद्दे के प्रश्न पे आते हैं कि ग्वालियर की जयविलास पैलेस का जो निर्माण है वो किसने कराया था। तो एक शासक हुए थे सिंधिया राजवंश के। ये भी आपको पता होना चाहिए किस राजवंश में हुआ था। तो सिंधिया राजवंश में एक शासक हुए थे, कौन, अपने जयाजी राव सिंधिया। कौन, जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया, इन्होंने जो जयविलास पैलेस है उसका निर्माण करवाया था। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि किस वर्ष इसका निर्माण कराया था, तो वर्ष 1874 में। ये भी आपसे पूछते हैं ईयर कि किस वर्ष सिंधिया के जयविलास पैलेस का निर्माण कराया था, तो वर्ष 1874 में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आपसे यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये बनता है कि जो जयविलास पैलेस है सिंधिया की ग्वालियर में, उसका जो नक्शा है या उसका प्रारूप किसने तैयार किया था। तो एक आर्किटेक्ट थे माइकल फ्लोसे, उन्होंने इसका जो नक्शा है वो तैयार किया था। तो ये फैक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि सिंधिया के ग्वालियर में जयविलास पैलेस है उसका नक्शा किसने तैयार किया था, तो माइकल फ्लोसे ने तैयार किया था। या इसके वास्तुकार करके पूछ लेते हैं कि इसके वास्तुकार कौन है, तो माइकल फ्लोसे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न ये बनता है अपना कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो नवीन पर्यटन नीति है, मध्य प्रदेश की नवीन पर्यटन नीति कब आई थी। पर्यटन नीति कब आई थी, नवीन, ये बोल रहे हैं नवीन पर्यटन नीति वर्ष 2016 में आई थी। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति कब आई थी, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप ना बता पाए तो मुझे अगली वीडियो में बताना, कमेंट करके मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की नवीन पर्यटन नीति वर्ष 2016 में आई थी। कब, वर्ष 2016 में। अच्छा, पर्यटन नीति है उसमें क्या होता होगा, उसमें होता यही है कि किस प्रकार पर्यटन के क्षेत्र को नियंत्रित करना है। पर्यटन क्षेत्र के नियंत्रण संबंधित
प्रावधान होते हैं इसमें कि पर्यटन क्षेत्र का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, और क्या पर्यटन को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए, किस प्रकार पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाए, जो पर्यटन स्थल है उनका संरक्षण किया जाए, ये इसमें प्रावधान होते हैं। ठीक है, तो ये कब आई थी मध्य प्रदेश की नवीन पर्यटन नीति? तो वर्ष 2016 में आई थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि राज्य की पुलिस प्रशिक्षणशाला, जो राज्य की पुलिस प्रशिक्षणशाला किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप पड़ती है? ये पड़ती है दोस्तों पचमढ़ी के पास, पचमढ़ी में ही पड़ती है बेसिकली। जो राज्य की पुलिस प्रशिक्षण जो शाला है, पुलिस प्रशिक्षणशाला, वो कहाँ है? तो वो पड़ती है पचमढ़ी में। और पचमढ़ी जो है आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, एक प्रमुख हिल स्टेशन। कुछ लोग बोल देते हैं कि ये एकमात्र हिल स्टेशन है, लेकिन ये एकमात्र हिल स्टेशन नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। अमरकंटक हिल स्टेशन है, और भी जब अपन इनको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे तब बताऊंगा मैं, लेकिन ये एकमात्र हिल स्टेशन नहीं है। तो राज्य की पुलिस प्रशिक्षणशाला कहाँ है? तो अपने पचमढ़ी में है। ठीक है, ये बन गया। अब चलते हैं अपनी श्रृंखला के अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? चचाई जलप्रपात जो है वो किस नदी पर निर्मित है? चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर निर्मित है। कहाँ? बीहड़ नदी पे। अच्छा, इस जो जलप्रपात है इसकी विशेषता क्या है अपने आप में? दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये फैक्ट आपको याद रखना है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, और इसकी अच्छा जब सबसे ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है 130 मीटर है, ये आपको याद रखना है। और ये किस स्थान पर पड़ता है? जो स्थान जो है ये रीवा में आता है। कहाँ? रीवा में। मध्य प्रदेश का मुख्य जिला है रीवा, जो एक पूर्व काल में रीवा एक रियासत भी हुआ करती थी जहाँ पर बघेलों का शासन था। ठीक है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पे है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ है? रीवा में है। तो यहाँ हमने 4 से 5 फैक्ट देख लिए। अब देखते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर कि खजुराहो का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ एक भी कामुक मूर्ति नहीं है? दोस्तों खजुराहो में काफ़ी लगभग पूर्व में लगभग 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में 22 मंदिर हैं। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ एक भी कामुक शैली में निर्मित मूर्ति नहीं है। कौन सा मंदिर? चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर है जो जहाँ एक भी कामुक मूर्ति नहीं है। अच्छा, चतुर्भुज जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। ये भी पूछते हैं आपसे कि चतुर्भुज मंदिर किसे समर्पित है? किसे समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पे विष्णु की जो अष्टभुजा वाली प्रतिमा है, अष्टभुजा प्रतिमा, वो स्थापित है, अष्टभुजा प्रतिमा। ठीक है, ये फैक्ट आपसे पूछते हैं कि विष्णु को समर्पित है, अष्टभुजा प्रतिमा में यह मंदिर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रारंभ में खजुराहो में मंदिरों की कुल संख्या कितनी थी? प्रारंभ में खजुराहो में मंदिरों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि जो कुल मंदिर थे प्रारंभ में खजुराहो वो 85 थे, लेकिन कुछ कारणों से इन मंदिरों का क्या होता गया? हाथ होता गया। इन मंदिरों का हाथ होता गया और वर्तमान में ये मात्र 22 बचे हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये फैक्ट आपको गलत भी मिलते हैं, तो आप भरोसा रख के चलें, ये फैक्ट बिल्कुल सही है। मैंने बहुत जगह से कैरी करके इन फैक्टों को करेक्ट किया है। तो वर्तमान में 22 मंदिर बचे हैं और प्रारंभ में इनकी संख्या 85 थी। अच्छा, क्यों ये इतने कम हो गए? 85 से 22 आने के कुछ तो बड़े कारण रहे होंगे। तो दोस्तों इन मंदिरों का जो है संरक्षण नहीं हुआ। संरक्षण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ प्रशासन ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। प्रशासन ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया या पर्याप्त निगरानी नहीं की।
इसलिए इन मंदिरों का कहीं ह्रास हो गया। जिससे मंदिरों का ह्रास हुआ, उससे क्या हुआ, इससे जो हमारे प्राचीन सभ्यता थी उसके प्रतीक कहीं ना कहीं मिट गए ये, तो ये कारण है। अगला प्रश्न बनता है कि मांडू का जहाज महल, जो मांडू है एक शहर है मध्य प्रदेश में, जो धार में आता है मांडू, मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था? तो आपको पता हो एक राजवंश था भारत के इतिहास में, कौन? खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश, उस खिलजी राजवंश में एक शासक हुआ था, कौन हुआ था? गयासुद्दीन खिलजी। उस खिलजी राजवंश के गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू के जहाज महल की स्थापना करवाई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मांडू के जहाज महल की जो स्थापना है खिलजी ने करवाई थी। दोस्तों, हमने आज मध्य प्रदेश के जो स्थल हैं उन स्थलों से अपने आप में कुछ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो आज हमने उन स्थलों को कवर कर लिया है। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए दोस्तों। जय हिंद।